हेलो एवरीवन। आपने एक चीज़ ऑब्जर्व किया होगा कि वर्ल्ड में एक पैराडाइम शिफ्ट देखने को मिल रहा है। आपने देखा, आपने सुना है और देखा भी है न्यूज़पेपर्स में कि अभी अभी ब्राज़ील ने कहा है कि वो युआन के में चाइना के साथ अपने ट्रेड को सेटलमेंट करेगा। ठीक है, अर्जेंटीना ने भी यही कहा है। आपने अभी भी सुना कि इंडिया और यूएई में एक बायलैटरल समिट हुआ है। ठीक है, उसमें कहा है कि यूएई और इंडिया दोनों अपने ट्रेड सेटलमेंट रुपी और दिरहम में करेंगे। ठीक है, आपने एक चीज़ और ऑब्जर्व किया होगा कि इंडिया और फ्रांस में जो समिट हुआ है उसमें जो है यूपीआई के साथ जो है एक नया अग्रीमेंट साइन किया गया है कि भाई फ्रांस विल यूज़ यूपीआई, है ना। आपने एक चीज़ और ऑब्जर्व किया होगा कि ईरान और रशिया, इन दोनों कंट्रीज़ ने अभी अभी कहा है कि हम अपने ट्रेड सेटलमेंट, जो भी कोई कंट्री हमसे ऑयल खरीदेगा, ट्रेड सेटलमेंट हम क्रिप्टो करेंसी में करेंगे। इन सब चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है, किसी में भी ट्रेड सेटलमेंट के लिए डॉलर इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसी को कहते हैं डी डॉलराइजेशन ऑफ वर्ल्ड। डी डॉलराइजेशन ऑफ वर्ल्ड जो होता है, इसमें ये होता है कि कंट्रीज अपने जो ट्रेड सेटलमेंट करती है उसमें वो डॉलर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जो नॉर्मली वर्ल्ड में होता रहा है। ठीक है, अब इस चीज़ को अगर आपको समझना है तो थोड़ा पीछे जाना होगा कि भाई ये डॉलर अचानक से वर्ल्ड में ट्रेड सेटलमेंट करने का तरीका बना कैसे। ठीक है, ये बात आपको समझनी होगी। देखिए 1945 में जब आपका बेसिकली सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुआ। उसमें ये हुआ कि भाई ट्रेड सेटलमेंट डॉलर से होगा क्योंकि डॉलर इज़ अ रिलायबल करेंसी और इसे एक रिजर्व करेंसी की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं आप। जल्दी डिमोनेटाइजेशन नहीं करते। जो यूएसए है वो एक पावरफुल कंट्री की तरह इमर्ज करके आया है। यूके का जो पाउंड है वो वीक हो गया है, यूके खुद वीक हो गया है और दो बड़ी कंट्रीज यूएसए एंड यूएसएसआर दो इमर्ज करके आए हैं। तो यूएसए उस पर्सपेक्टिव से भी जो है अपने डॉलर को जो है पूरे वर्ल्ड में इम्पोज करना चाह रहा था। ठीक है, तो 1945 से लेके 1991 तक वर्ल्ड बाईपोलर रहा और डॉलर का डोमिनेंस रहा। ठीक है, ये बात आप जरा समझिए, ज़्यादा तो ट्रेड सेटलमेंट डॉलर में ही हो रहा था। 1991 के बाद आपका जो है यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ और वर्ल्ड यूनिपोलर हो गया। भाई यूएसए यूएसए दिखाई दे रहा है हर जगह में, समझ रहे हो बात को। अब तो डॉलर और भी ज़्यादा मजबूत, भाई दुनिया में हर जगह सेटलमेंट डॉलर से हो रहा है। ठीक है, डॉलर हार्ड करेंसी है, डॉलर रिजर्व करेंसी है। हर कंट्री चाह रही भाई हमारा डॉलर में हमारे पास डॉलर ज़्यादा से ज़्यादा रहे ताकि हम अपने आप को सेफ फील कर सके। हमारे पास का कुछ महीने का हमेशा जो है इम्पोर्ट कवर रहे, है ना। तो हर कंट्री चाह रही भाई, है ना। तो ये चीज़ समझ लीजिए आप। 2008 में लेमन ब्रदर क्राइसिस हुआ, यूएस हो गया वीक। ठीक, अब दो तीन कंट्री फिर से इमर्ज करके आए, जैसे कि चाइना वो इमर्ज करके आया, रशिया वो इमर्ज करके आया। ठीक है, और वर्ल्ड जो है धीमे धीमे यूनिपोलर से मल्टीपोलर की तरफ शिफ्ट करने लगा। 2009 में 2019 में क्या हुआ कि कोविड-19 जब आया तो फिर बहुत सारी कंट्री वीक होने लगी और एज ऑफ अनसर्टेनिटी आया, जिसमें बहुत सारी कंट्रीज ने ग्लोबल पावर बनने की होड़ आ गई कि भैया हम भी ग्लोबल पावर है, हम भी ग्लोबल पावर है, क्योंकि सबकी कंट्री की इकोनॉमी चरमरा गई थी। तो धीमे धीमे क्या हुआ कि अब कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि हम बहुत बड़ा पावरफुल हैं। तो हर कंट्री तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ज़्यादातर कंट्रीज़ में जैसे कि आपके हो गए चाइना, रशिया, फ्रांस, इन सब में ये हो गया भाई कि हमें जो है हमें भी ग्लोबल पावर बनना है। ठीक है, तो ये जो चाइना, रशिया, इंडिया और फ्रांस, ये कभी भी ऐसी कोई चीज़ नहीं करेंगे जिससे यूएस एज अ ग्लोबल पावर दिखाई दे। इन्हें पावर बैलेंस करना है और इन्हें यह भी दिखाना है कि हम भी पावरफुल हैं भाई। समझे बात को कि नहीं। आप इस पर्सपेक्टिव से इंडिया और फ्रांस का समिट देखिए कि वो चाह रहे हैं कि क्यों आपका फ्रांस ने जो है वो कहा कि भाई हम यूपीआई से डील करेंगे, हम यूपीआई में बातें करेंगे। क्यों हम ये कह हमने यूएई के साथ जब डील किया तो बोला जो इंडिया जो है वो रुपी और दिरहम में डील करेगा। क्या कारण है, इस पर्सपेक्टिव से सोचने की कोशिश कीजिए। अगर हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा डी डॉलराइज करेंगे, जितनी अ, कम डिपेंडेंसी हम डॉलर की तरफ दिखाएंगे, उतना ही ज़्यादा हम जो है खुद पावरफुल हो सकते हैं। ठीक है, हम अपनी करेंसी को इंटरनेशनलाइज कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम डील करें, बायलैटरल डील, मल्टीलैटरल डील्स,
तो हम अपनी इकोनॉमी को मजबूत कर सकते हैं। इस बात को ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? और इसी पर्सपेक्टिव से आपको फ्रांस को भी समझने की ज़रूरत है, और जो रीसेंट डी-डॉलराइजेशन आपको दिखाई दे रहा है कि युआन में सेटलमेंट करो, रूबल में सेटलमेंट करो, रुपी में सेटलमेंट करो, करेंसी स्वैप हो रहा है, ये सब कहीं न कहीं जो है डॉलर को बाईपास करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है? तो एक चीज़ आपको इस पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करना है कि जो एस्पिरेशंस ऑफ द वर्ल्ड है अदर देन यूएसए, कि उन्हें भी एक दिन ग्लोबल लीडर बनना है, ग्लोबल पावर बनना है, ये कहीं ना कहीं डीडॉलराइजेशन की तरफ ले जा रहा है वर्ल्ड को। दूसरी चीज़ जो आपको समझनी होगी, जिसके कारण जो है इस डीडॉलराइजेशन का सबसे बड़ा कारण यूएसए खुद है, क्योंकि यूएसए ने अंडर द काटसा एक्ट जो जो उनके एडवर्सरीज हैं उन पर वो ज़्यादातर यूएसए ने खुद सैंक्शन लगा रखा है, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो चाइना हो, ज़्यादातर चीज़ों में आप देखिएगा उनका सैंक्शन लगा हुआ है। तो सैंक्शन लगाने के बाद आप बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते डॉलर के, तो इन कंट्रीज पर मजबूरी है कि वो अपने ट्रेड सेटलमेंट अदर देन डॉलर करेंसीज पर करें। तो देखिए ईरान और रशिया को उस पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश कीजिए। ईरान और रशिया दोनों एडवर्सरी हैं। रशिया जो है यूक्रेन क्राइसिस के बाद एडवर्सरी बना और उस पर सैंक्शन लगा, और ईरान पर जो न्यूक्लियर क्राइसिस था, न्यूक्लियर इन्रिचमेंट का जो ब्लेम लगा ईरान पर, समझ में आ रहा है? वो जो आपके स्टक्सनेट और वो जो पूरा एपिसोड है इसराइल वाला, उसको समझने की जरूरत है उसमें। तो न्यूक्लियर इन्रिचमेंट का जो जो प्रोग्राम चल रहा था ईरान पर, उसके वजह से उस पर सैंक्शन लगा। तो भाई ये दोनों के पास पेट्रोलियम ऑयल बहुत ज़्यादा है और दुनिया वर्ल्ड को इस पेट्रोलियम ऑयल की ज़रूरत है। तो अब ये दोनों कंट्री ट्रेड कैसे करेगा? तो इन दोनों ने कहा कि भाई देखो डॉलर में तो करेंगे नहीं, सैंक्शन लग चुका हम पे, तो अब हमने क्या किया, क्रिप्टो करेंसी में करा है, ठीक है? तो ये दूसरा बहुत बड़ा कारण है कि वर्ल्ड धीमे धीमे जो है डीडॉलराइजेशन की तरफ जा रहा है। तीसरी बात देखिए, ज़्यादातर कंट्रीज़ का जो एक्सचेंज रेट है वो काफ़ी मतलब काफ़ी डिस्टॉर्टेड है यूएस डॉलर के कंपैरिजन में, समझे? तो जिसके वजह से, जैसे इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, इंडिया में $1 = 80 रुपीज़ है। तो अब क्या होता है इस केस में ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिवैल्यूड है आपके इंडियन रुपीज़, तो भाई एक्सपोर्ट को तो फ़ायदा होता है लेकिन इंपोर्ट हर्ट हो जाता है। और हम ऐसी कंट्री नहीं है कि सब कुछ हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमें काफ़ी कुछ इंपोर्ट करना पड़ता है, स्पेशली पेट्रोलियम। तो उस केस में अगर हम डॉलर के साथ सेटलमेंट करते हैं ना, तो हमें ना बहुत ज़्यादा पैसा देना होता है। आप जरा समझने की कोशिश कीजिए। तो बहुत ज़्यादा पैसा जब हमारा लगता है तो हम ट्रेड डेफिसिट की तरफ जाते हैं, हमारा करेंट अकाउंट डेफिसिट होता है, हमारी इकोनॉमी डिस्टॉर्ट होती है और हमारे जेब से काफ़ी डॉलर भी निकलने लग जाता है। तो अगर हम कुछ ऐसा करें जिसमें बायलैटरली, जैसे हमने यूएई के साथ किया कि भाई हम आपसे रुपए देंगे, आप हमको दिरहम दीजिए, तो इससे क्या होगा कि हमारा जो डॉलर जो है वो बचा रहेगा हमारे पास, तो हमारा ट्रेड डेफिसिट भी कम दिखाई देगा, वो डिस्टॉर्टेड ट्रेड हमको नज़र नहीं आएगा, ठीक है? इस चीज़ को आपको समझने की जरूरत है। मान लीजिए इंडिया चाइना युआन में ही ट्रेड कर ले, तो काफ़ी ज़्यादा क्या सकता है कि इंडिया भी कुछ सामान खरीदती है और चाइना भी कुछ खरीदती है, तो हम उन्हें अपने सामान खरीदते वक्त युआन दे दे, वो हमें रुपए दे दे, तो भी काम चल जाएगा हमारा। लेकिन प्रॉब्लम है, इंडिया चाइना के केस में थोड़ी दिक्कत इस वजह से भी है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा उनसे इम्पोर्ट करते हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट, और चाइना बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है, तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो बायलैटरल ट्रेड और बायलैटरल जो आपकी करेंसी स्वैप वगैरह होता है, ये तब फायदेमंद होता है जब दो कंट्री कंपैरेबल ट्रेड कर रहे हों, ठीक है? तो इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए या वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, तो ये जो डिस्टॉर्टेड डॉलर का आपका जो ये कन्वर्जन है या फिर आप एक्सचेंज रेट है, ये भी बहुत बड़ा कारण है डीडॉलराइजेशन की तरफ जाने के लिए, समझ में आ रहा है? तो ये आपके कुछ रीजंस मैंने आपको बताए जिसकी वजह से डीडॉलराइजेशन हो रहा है। अब इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी मैंने आपको बताया कि काफ़ी सही है कि डीडॉलराइजेशन हो, ताकि इंडिया का जो ग्लोबल पावर एस्पिरेशन है वो भी बचा रहे, इंडिया के ट्रेड डेफिसिट भी कम हो, और इंडिया अपने आप को असर्ट भी कर सकता है चीज़ों को देखकर, ठीक है? इसी पर्सपेक्टिव से आपको डीडॉलराइजेशन देखने की ज़रूरत है। ज़्यादा इसमें कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं लगाइए, बस समझिए कि ये काफ़ी रियलिस्टिक मूव है वर्ल्ड का, और वर्ल्ड अब धीमे धीमे आपको और भी ज़्यादा डीडॉलराइजेशन की तरफ नजर आता जाएगा, और वर्ल्ड उतना ही ज़्यादा जो है आपको बैलेंस्ड ग्लोबल पावर की तरफ दिखाई देगा, साथ में साथ एज ऑफ अनसर्टिनिटी भी होते हुए नजर आएगी। एक बात जो वर्ल्ड को ध्यान में रखना है कि अगर वो डीडॉलराइजेशन की तरफ जाते हैं तो कोई मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन ना बनाए। इससे क्या होगा कि यूएस एक कॉर्नर आउट फील करता हुआ नजर आएगा, और उसके बाद यूएस भी अपना ग्रुप बनाएगा और मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन भी अपना ग्रुप बनाएंगे, तो ये इन ग्रुपिज्म के चक्कर में आपकी ग्लोबल इनसिक्योरिटी क्रिएट हो जाएगी। आप जरा
इस पर्सपेक्टिव में इंडिया और यूएई का जो बायलैटरल समिट हुआ है उसको जरा देखिए। उनसे पूछा एक रिपोर्टर ने, यूएई के जो प्रिंस थे उनसे पूछा कि भाई ये बताइए कि क्या इंडिया जो है वो दिरहम में रशिया का ऑयल सेटलमेंट करेगी क्या? आगे जिनको नहीं पता है मैं आपको बता दूं कि रशिया के ऊपर यूएसए ने सैंक्शन लगा रखा है, लेकिन तब भी इंडिया ऑयल रशिया से खरीद रही है। अब प्रॉब्लम आ रहा है कि डॉलर में सेटलमेंट नहीं हो सकता क्योंकि रशिया पर सैंक्शन लगा हुआ है, तो अब किस करेंसी में सेटलमेंट हो, ये एक प्रॉब्लम है। तो उसके लिए क्या उनसे पूछा गया कि क्या हम दिरहम का एक ऑप्शन रख सकते हैं क्या? तो यूएई ने साफ मना कर दिया कि देखिए, उन्होंने कहा कि ये जो रुपी दिरहम आपका जो डील हुआ है ये बायलैटरल है, इसे मल्टीलैटरल मत बनाइए, ठीक है। और ये काफ़ी सही फैसला है क्योंकि अगर आप मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन बना देते हैं तो कहीं ना कहीं किसी कंट्री को आप कॉर्नर आउट करते हैं और ये बाद में जाकर आपको प्रॉब्लम कर सकता है और ग्लोबल ऑर्डर जो है जो अनसर्टेनिटी से इनसिक्योरिटी की तरफ जा सकता है। तो ज़रा समझिए और इसको क्रिटिकली एनालाइज करिए। समझ में आ गया? देखिए, बहुत डीपर अंडरस्टैंडिंग आपको बना के रखनी है कि कोई चीज़ अगर होता है तो क्यों होता है, समझ में आ रहा है? और साथ साथ में हिस्टोरिकल बैकड्रॉप से भी उसे समझने की जरूरत होती है आपको। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाय बाय।